Hello, good evening. So, let's start. Our first question. We have seen better days. हमने अच्छे दिन देखे हैं. ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है फ्लेवियस ने. ओके, अब ये देखना है कि फ्लेवियस किस प्ले में है. तो ये करेक्टर है टाइमन ऑफ एथेंस का. ओके, टाइमन ऑफ एथेंस पब्लिश हुआ था कब? 1607 में. ओके, ये ऐसा माना जाता है कि ये कोलाब्रेशन में लिखा गया था शेक्सपियर के साथ मिडलटन का, लेकिन शायद उन्होंने उसको क्या छोड़ दिया था, मिडलटन ने अनफिनिश्ड छोड़ दिया था. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन. मैन शट देयर डोर्स अगेंस्ट ए सेटिंग सन. लोग क्या कर लेते हैं, अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं. किसके अगेंस्ट? जब किसी का सूरज छिप रहा होता है, यू नो. इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये है, आपने जनरल वे में भी देखा होगा, जिन लोगों के पास क्या नहीं होता, मनी नहीं होती, पावर नहीं होती, लोग उनको कुछ समझते नहीं है, उनको वैल्यू नहीं करते, वो क्या कर लेते हैं, अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं. उनके लिए जिन लोगों के पास क्या होता है, पावर होती है, मनी होती है, उनसे लोग रिश्ता रखना चाहते हैं, होता है ना जनरल वे में. तो यही बात बोली है एपिमेंटस ने. काफ़ी पॉपुलर लाइन है ये टाइमन ऑफ एथेंस की, कि मैन शट देयर डोर अगेंस्ट ए सेटिंग सन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर एन एल्केमिस्ट, मेक गोल्ड ऑफ दैट. तुम क्या हो? एक एल्केमिस्ट हो. इसका क्या बनाओ? मेक गोल्ड ऑफ दैट. इसका सोना बनाओ, मतलब सोना बनाते हैं. ये टाइमन ने बोली. ओके, तो हमें ये पता चला तीनों क्वेश्चन से कि जो तीनों करेक्टर हैं, फ्लेवियस, एपिमेंटस और टाइमन, ये किसके करेक्टर हैं? टाइमन ऑफ एथेंस के, जो पब्लिश हुआ था 1607 के अराउंड. ओके, ठीक है. हमें हर वर्क के साथ अगर उसका पब्लिश ईयर याद करते चलेंगे तो एक दिन हमें ना कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा प्ले किस ईयर में आया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्राइडन इमिटेटेड. ड्राइडन ने इमिटेट की है, नकल की है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर. शेक्सपियर के किस प्ले की? फॉर हिज ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट इन ब्लैंक वर्स. यू नो, उनके दो वर्क आए हैं ड्राइडन के, ऑल फॉर लव और वर्ल्ड वेल लॉस्ट. ब्लैंक वर्स में है वो. तो उन्होंने शेक्सपियर की किस प्ले की इमिटेट किया है? किसको इमिटेट किया है मतलब? तो वो क्या है? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा को. अगर आपने ऑल फॉर लव की समरी पढ़ी होगी तो उसमें जो करेक्टर है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, इन्हीं को उसने क्या किया है? नकल की है, इन्हीं की. ठीक है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा कब आया था? 1607 में. ओके, याद रखना है. और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा को मतलब ऐसा माना जाता है, इट माइट बी रिकॉर्डेड एज सिक्वल टू जूलियस सीजर. इसको जूलियस सीजर का सिक्वल माना जाता है. ठीक है, और इसी कैरेक्टर की इमिटेशन की है किसने? ड्राइडन ने, अपने प्ले ऑल फॉर लव और वर्ल्ड वेल लॉस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेम ऑफ एंटनीज स्वॉर्ड, मतलब जो एंटनी की तलवार है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फिलिपन. ओके, याद रखना है, मे भी आ जाए. एक फेमस बैटल हुआ था ना जूलियस सीजर में, जो लड़ा था एंटनी ने, उसके बाद उसकी तलवार का नाम मतलब ये हो गया था, फिलिपन. ओके, और एंटनी क्लियोपेट्रा के बारे में एक डॉक्टर जॉनसन ने ना एड्रेस किया है, जो वो है पन फिगर ऑफ स्पीच, उसको एड्रेस किया है एज फैटल क्लियोपेट्रा. ओके, फैटल क्लियोपेट्रा कह के उसको एड्रेस किया है. ओके, डॉक्टर जॉनसन ने. किसको? पन फिगर ऑफ स्पीच को. याद रखना है आपको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एंटनीज डाइंग वर्ड्स आर. यू नो, जब एंटनी मरता है, आपको पता होगा एंटनी मरता कैसे है, ये तो पता होगा आपको. एक उसको झूठी खबर मिल जाती है, एक फॉल्स रिपोर्ट. किसकी? क्लियोपेट्रा की डेथ की. ओके, तो वो खुद क्या कर जाता है? ही फॉल्स अपॉन हिज सोर्ड. वो तलवार पे क्या हो जाता है? गिर जाता है, खुद ही गिर के मर जाता है. ओके, जब वो आपको पता ही है कि वो इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा से के प्यार में था, तो जब उसकी झूठी खबर सुन लेता है, मतलब वो क्लियोपेट्रा मरी नहीं होती, लेकिन वो उसकी झूठी खबर सुन लेता है उसके मरने की, तो वो फिर क्या हो जाता है? ही फॉल्स अपॉन हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार पे गिर जाता है और मर जाता है. और मरते हुए क्या शब्द बोलता है? आई कैन नो मोर, मतलब मैं और ज़िंदा नहीं रह सकता, है ना. इसी सेंस में बोला ना उसने, क्योंकि उसकी प्रेमिका मर गई है, उसको ऐसी खबर मिल गई है. ओके, आपको मैं बता दूँ कि मैंने आपको इससे पहले प्रीवियस वीडियो में एक पॉइंट और बताया था कि प्ले के स्टार्टिंग में जब एंटोनी क्लियोपेट्रा की स्टार्टिंग होती है तो उसकी वाइफ होती है फुल्विया. ये क्वेश्चन भी बना था कि उसकी वाइफ का नाम क्या था? फुल्विया था. तो उसकी डेथ की न्यूज़ आती है.
उसकी डेथ की न्यूज़ जब आती है तो ये कहाँ जाता है? ये रोम में जाता है। रोम आता है क्लियोपेट्रा को छोड़ के। क्लियोपेट्रा कहाँ थी? इजिप्ट में, ठीक है। वहाँ से तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि एंटनी की जो वाइफ थी उसका नाम क्या था? फुलविया था। ओके, FULVIA। ओके, नेक्स्ट, क्लियोपेट्राज डाइंग वर्ड्स आर। अब क्लियोपेट्रा क्या करती है? क्लियोपेट्रा उस समय तो नहीं मरी होती जब एंटनी को पता चलता है, उसको तो झूठी खबर मिलती है, लेकिन बाद में क्लियोपेट्रा भी खुद को मार लेती है। ओके, तो वो कैसे मारती है खुद को? वो खुद को ना स्नेक, सांप से कटवा लेती है। ओके, तो जब वो मरती है तो वो मरते हुए क्या कहती है? उसके डाइंग वर्ड्स क्या होते हैं? मरते समय वो बोलती है व्हाट शुड आई स्टे। ओके, मुझे क्या रखना चाहिए? हो सकता है कि उसका कहने का भी नहीं यहाँ पे यही हो कि जब एंटनी मर गया तब मैं क्या करूँगी, ऐसा हो सकता है, मे बी। ओके, नेक्स्ट, T.S. Eliot रोट ए पोएम ऑन कोरोलिनियस। T.S. Eliot ने एक पोएम लिखी कोरोलिनस पे। कोरोलिनस किसका था? शेक्सपियर का था। विथ ए स्लाइटली डिफरेंट टाइटल, बहुत ही थोड़ा सा टाइटल डिफरेंट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पोएम? उस पोएम का नाम क्या है? तो उस पोएम का नाम था कोरियोलन। ओके, उन्होंने T.S. Eliot ने कोरोलिनस जो प्ले था शेक्सपियर का, उस पर ही एक पोएम लिखी, बहुत ही स्लाइटली डिफरेंट टाइटल, मतलब बहुत थोड़ा सा डिफरेंस था टाइटल में, तो उसका नाम बताना है। तो याद रखना है CORIOLAN, ये था उसका नाम। ओके, मैं आपको बता दूं कि T.S. Eliot ने सैक्रेड वुड, ओके, द सैक्रेड वुड में ये क्लेम किया था, ये क्लेम किया था कि जो कोरोलिनस है ना, वो क्या है? कोरोलिनस सुपीरियर है हैमलेट से। ओके, कोरियोलिनस को हैमलेट से सुपीरियर बताया है T.S. Eliot ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड कोरियोलिनस एज बिल्ट ऑन द ग्रांड स्केल। ये बताना है कि शेक्सपियर मतलब किसने डिस्क्राइब किया है कोरियोलिनस को? ये बना हुआ है किस पे? एक बहुत बड़े स्केल पे। ये बोला है AC ब्रैडली ने। अच्छा, कोरियोलिनस आया कब था? 1608 में। ओके, और इट इज सपोज्ड टू बी द लास्ट ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। ओके, ऐसा माना जाता है कि ये जो लास्ट ट्रेजेडी थी, ये लास्ट ट्रेजेडी थी जो लिखी गई थी किसके द्वारा? शेक्सपियर के द्वारा। ओके, सॉरी, सोर्स का वही है, थॉमस नोट्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइव्स। ओके, और जो कोरियोलिनस था, इसका नाम, मतलब जो ये कोरियोलिनस नाम है ना, ये तो बाद में पड़ा था हीरो का। इसको पहले, मतलब ये तो नाम बाद में पड़ता है, इसका पहले नाम जो था वो था कीज मार्टियस। ओके, CAIUS MARTIUS। ओके, और कोरियोलिनस की वाइफ का नाम था वर्जिलिया, ये भी याद रखना है आपको। ओके, कोरियोलिनस की मदर का नाम था वोलुमिनिया। ओके, ये भी याद रखना है आपको। मैंने आपको 3 नाम बताया, कोरियोलिनस की मदर का नाम वोलुमिनिया, ओके, और कोरियोलिनस की वाइफ का नाम वर्जिलिया। ओके, नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब्ड, किसने डिस्क्राइब किया कोरियोलिनस एज प्रोबेबली द मोस्ट फायरसली एंड इंजीनियसली प्लान्ड आर एक्सप्रेस्ड ऑफ ऑल द ट्रेजेडीज। कोरियोलिनस किसने डिस्क्राइब किया ऐसे कि शायद सबसे ज़्यादा मोस्ट फायरसली, आपने देखा होगा, मतलब अगर आपने कोरियोलिनस की समरी पढ़ी होगी तो आपने क्या नोटिस किया उसमें कि ये क्या था? बहुत ज़्यादा फायरसली और इंजीनियसली प्लान्ड, मतलब एक्सप्रेस किया गया है। जितनी भी ट्रेजेडीज है ना, ऑल द ट्रेजेडीज, उनमें ऐसा मानना किसका था? ऐसा मानना था फ्रैंक करमोड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क मे बी कॉल्ड मिल्टन्स क्राउन ऑफ सक्सेस इन विच अर्ली पोइटिक एक्सप्लोइट। किसको माना गया है मिल्टन का क्राउन ऑफ सक्सेस? ओके, जो उनका अर्ली पोइटिक एक्सप्लोइट था उसमें, तो ऐसा माना गया है लिसिडस को। लिसिडस जो लिखा गया था ना, वो हाई रेनेसां स्टाइल में लिखा गया था। ओके, हाई रेनेसां स्टाइल में लिखा गया था ऑफ द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, और इसमें 193 लाइन है। ओके, लेंथी है ये लिसिडस काफ़ी, और जो इसकी राइमिंग है मतलब इरेगुलरली लिखी गई थी, और ये बेस्ड था, मतलब मॉडल इसका स्पेंसर के एस्ट्रोफल पे। ओके, स्पेंसर के एस्ट्रोफल पे बेस्ड था, और जो ये पोएम है ना, इसको कंसिडर किया गया है एक मोनोडी और लिसिडस में मिल्टन ने
मिल्टन ने क्या किया है, मिल्टन जो है उन्होंने गार्नर मतलब अपनी उन्होंने गार्नर किया है ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ गुड पोइट्री, मतलब जो होती है ना पोइट्री की स्ट्रेंथ, वो सारी इसमें अपनी अलंकृत कर दी डिसिडस में। ओके, तभी तो क्राउन ऑफ सक्सेस कहा गया उनका। द एरोपेसिटिका प्रिज्यूम्ड एंड वाज रिटन फॉर एन इंगेज्ड पब्लिक। एरोपेसिटिका सुना है ना आपने इसके बारे में, ऑब्वियसली सुना ही होगा। 1644 में आया था और लिखा गया था किसके लिए, फॉर एन इंगेज्ड पब्लिक, मतलब जो पब्लिक कैसी हो, इंगेज्ड, व्यस्त, यू नो। तो ये लाइन किसने बोली है, ये बोली है जॉर्ज एच सेवन ने। ओके, जब ये पब्लिश किया गया था ना एरोपेसिटिका 1644 में, तो जब इंग्लिश सिविल वॉर की हाइट थी, मतलब उसमें काफ़ी चल रहा था उस समय इंग्लिश सिविल वॉर का दौर। ओके, जो इसका टाइटल है एरोपेसिटिका का, वो लिया गया है एरोपेगस हिल ऑफ एथेंस। ओके, और इस ट्रैक्ट में मिल्टन ने कोशिश की डिफेंड करने की द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, मैंने पहले भी बताया ये पॉइंट कि मिल्टन ने इसमें डिफेंड किया है कि उनको क्या करना चाहिए, मतलब एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए, मतलब जो वो कहना चाहते हैं स्वतंत्रता उसकी। और ट्रैक्ट का जो नेम है वो एक स्पीच आई थी आइसोक्रेट्स की, एक ग्रीक ओरेटर था 5th सेंचुरी का, उस पर उसका नाम रखा गया है। ओके, और एक प्रोज पोलेमिकल ट्रैक्ट है मिल्टन के द्वारा, किसके अगेंस्ट, सेंसरशिप। ओके, नेक्स्ट, हु कॉल्स मिल्टन द ग्रेटेस्ट जीनियस ऑफ बराक इन इंग्लैंड। किसने बोला मिल्टन को कि ग्रेटेस्ट जीनियस है इंग्लैंड में, ये बोला है फ्रेडरिक वी आर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज ऑफ ऑल द इंग्लिश स्टाइल, सारे जितने भी इंग्लिश स्टाइल्स हैं, मिल्टन इज बेस्ट इन टाइटल टू द नेम ऑफ क्लासिक। मतलब मिल्टन बेस्ट हैं, फिर उनको टाइटल दिया जाए किसका, क्लासिक का। ये किसने बोला है, रॉले ने। ओके, रॉले ने बोला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट द मेरिट ऑफ हिज पोएट्री ले लेस इन इट्स ओबियस मीनिंग देन इट्स अकल्ट, अकल्ट मतलब मिथ, सुपरनेचुरल पावर। ओके, तो जो उनकी मेरिट है ना, जो गुण है उनकी पोइट्री का, उसमें ना लेस मतलब जो इसका ओबियस मीनिंग, जो उसका स्पष्ट मीनिंग है ना, उसमें तो कम है, जबकि किसमें है, क्या दिखाया गया उनका, सुपरनेचुरल पावर। किसने लिखा है मिल्टन के बारे में, मैकॉले ने। अब आप देखो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट देख लो, उसमें क्या दिखाई है, गॉड, सैटर्न, यू नो, एडम, ईव, तो ये सब क्या दिखाया है, सुपरनेचुरल पावर दिखाया ना उन्होंने अपना। तो ये सब बोला, मतलब ये उन्होंने नोटिस किया किसने, मैकॉले ने। किसके बारे में, मिल्टन के बारे में, और ये लाइन बोल दी उन्होंने। इजी है याद करना है इसको। नेक्स्ट, हु फाउंड द योक, यानी कि मतलब पावर ऑफ मिल्टन्स स्टाइल, मिल्टन के स्टाइल की जो पावर है वो क्या है, अनकॉन्जीनियल, यू नो, अनसुटेबल। ये किसने बोला, जॉन कीट्स ने बोला। कीट्स ने क्या किया, उनको ऐसा लगा कि जो मिल्टन का स्टाइल है ना, आपको अच्छे से पता होगा मिल्टन ने किस में लिखा है, ग्रांड स्टाइल में लिखा है, ये तो आपको पता ही है, इनकी पॉपुलर है ये। अच्छा, कीट्स ने ये भी क्लेम किया है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है ना वो एक ब्यूटीफुल है, मतलब पैराडाइज लॉस्ट वाज ए ब्यूटीफुल एंड ग्रांड क्यूरियोसिटी, एक महान क्यूरियोसिटी का है। और वो कहते हैं, कीट्स कहते हैं कि जो उनके मिल्टोनिक वर्स है ना, उनको मिल्टोनिक वर्स जो है कैन नॉट बी रिटन इन एन आर्टफुल और रेदर आर्टिस्ट ह्यूमर। ओके, उसमें नहीं लिखे जा सकते। और आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जो वो है ना कीट्स का जो हाइपीरियन है, आपने सुना होगा, तो कीट्स का जो हाइपीरियन है वो अनफिनिश्ड है, आपको पता होगा। तो उन्होंने कोशिश की थी मिल्टन का जो ये था ना पैराडाइज लॉस्ट, इससे कम मतलब इसके जैसा कुछ करने की, कि इतना मतलब जैसा उनका लिखा हुआ है एपिक स्टाइल में, मतलब ग्रांड स्टाइल में। तो कीट्स ने भी कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने लिखा ना तो उन्होंने पाया वो अपने ही, जॉन कीट्स अपने ही लिखे हुए से क्या नहीं थे, प्लीज्ड, मतलब खुश नहीं थे विद हिज ओन एफर्ट। उन्होंने पाया कि इट वाज टू मिल्टोनिक, ये बहुत ज़्यादा मिल्टोनिक है। ओके, उनको ऐसा लगा तो उन्होंने क्या किया, उसको अनफिनिश्ड छोड़ दिया। मतलब उनको ऐसा लगा
कि उन्होंने मिल्टन को क्या पैराडाइज लिखते लिखते इतनी कॉपी कर दी कि वो पूरा मिल्टोनिक ही बन गया। ओके, तो उन्होंने ये बोला भी है कि उनको ऐसा लगा इट वॉज टू मच मिल्टोनिक। ओके, और इस क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने, हु फाउंड द पावर ऑफ मिल्टन स्टाइल, जो मिल्टन के स्टाइल की पावर है ना वो कैसी है, अनकॉन्जीनियल, मतलब जन्मजात, सुना है आपने वर्ड कॉन्जीनियल, मतलब ऐसी पाई हुई जॉन किट्स में। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु वाज इंस्पायर्ड बाय मिल्टन पोइट्री, मिल्टन की पोइट्री से कौन इंस्पायर्ड था, वो थे थॉमस हार्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट, किसने लिखा, मिल्टन्स स्टैंड अलोन इन द एज विच ही इल्यूमिनाइट, यू नो, मिल्टन अकेले खड़े होते हैं उस एज में जिससे उन्होंने क्या किया है, इल्यूमाइन मतलब प्रकाशित किया है, जिस पर उन्होंने प्रकाश डाला है, रोशन किया है। तो ये बोला था पीवी सैली ने अपने प्रीफेस में, इसके प्रीफेस में, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने पीवी सैली को पढ़ा होगा। उन्होंने पीवी सैली ने रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के प्रीफेस में बोली थी ये लाइन कि मिल्टन स्टैंड्स अलोन इन द एज, वो अकेले खड़े होते हैं उस एज में जो उन्होंने क्या किया है, प्रकाशित की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड मिल्टन द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर। ओके, मिल्टन को ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर किसने कहा, विलियम हार्ले ने। ओके, विलियम हार्ले की ने एक बायोग्राफी आई थी 1796 में, उसमें बोला था कि मिल्टन क्या है, बहुत इजी, मतलब कितना शॉर्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमें इसका आंसर ना पता हो तो हम इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, तो हमें इसको याद करना ही पड़ेगा कि ये लाइन ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर मिल्टन के बारे में किसने कहा, विलियम हार्ले, 1796 वाली बायोग्राफी में। ओके, वाइफ टू मिस्टर मिल्टन एक फिक्शनल अकाउंट था मिल्टन की शादी पे, मिल्टन ने 3 शादियाँ की हैं, सबको पता है। तो वाइफ टू मिस्टर मिल्टन एक फिक्शनल अमाउंट था, किसके द्वारा लिखा गया था, रॉबर्ट ग्रेव्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम, ये लाइन कहाँ पे आई है, थिंग्स क्या है अभी, अनअटेम्प्टेड मतलब चीज़ों में भी प्रयास नहीं किया गया है अभी तक, इन प्रोज में और राइम में। ये लाइन पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट की है। ओके, क्या हुआ पैराडाइज लॉस्ट में मतलब जो जॉन मिल्टन है ना, उनका भी एक बहुत बड़ा क्लेम था। वो क्लेम ये था, जब उन्होंने अपनी एपिक पोएम लिखी थी ना, उसके आउटसेट पे, तो पैराडाइज लॉस्ट को उन्होंने ऐसा माना था, उनको ऐसा विश्वास था कि उनका एपिक जो होगा ना वो पहला होगा, हिज एपिक वुड बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, है ना, इस प्रकार का वो पहला होगा, जैसा उन्होंने मतलब अटैम्प्ट किया, प्रयास किया है, जो अभी प्रीवियसली कवर नहीं किया गया है, ना तो प्रोज में और ना ही राइम में। ओके, मतलब ऐसा प्रीवियसली कुछ ऐसा कवर नहीं किया गया है, ऐसे काइंड का, कैसे काइंड का, जिस प्रकार का उन्होंने लिखा है, मतलब जो वो लिखने वाले हैं पैराडाइज लॉस्ट। ओके, अब आप क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, एज फार एज एंजल्स कैन, ये कहाँ पे है, ये लाइन भी पैराडाइज लॉस्ट की है, पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट की। ओके, नेक्स्ट, हु कॉल्ड मिल्टन, मिल्टन को किसने कहा, एन एक्रीमोनियस एंड स्टडी रिपब्लिकन। ओके, मिल्टन को किसने कहा, एन एक्रीमोनियस एंड स्टडी रिपब्लिकन, ये बोला है, मतलब आपको पता होगा मिल्टन थोड़े से उन्होंने ट्रैक्ट लिखे। ओके, तो एरोपिसिटी का लिखा, जहाँ उन्होंने किसकी बात की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की। ओके, तो वो कैसे थे, थोड़े वो थे ना विद्रोही से, रिपब्लिकन, एक्रीमोनियस, क्रोधी, तो ऐसा उनको लगा सैमुअल जॉनसन को। तो उन्होंने जो सैमुअल जॉनसन की लाइफ्स ऑफ पोएट्स आई थी ना 1781 में, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है मिल्टन के लिए। ओके, थैंक यू।